कररा हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही राजनीति में प्रवेश कर दिया था और उसके बाद से आज तक निरंतर राजनीति में एक से बढ़कर एक पद को प्राप्त किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कररा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत। जानना चाहेंगे, शुरुआत जो राजनीति की आपने की है, तो राजनीति की तरफ आप प्रेरित कैसे हुए और राजनीति में जो प्रवेश का आपका पहला दौर था, वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, मूलतः मेरा गांव बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आता है, बहुत रूरल में आता है। और जब मैं छोटा था, मेरे गांव में एक घटना घटी। मेरे गांव के जो सरपंच थे, उस गांव के सरपंच ने अपने पड़ोस की एक हरिजन वर्ग की महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार इतना किया कि उसकी मृत्यु भी हो गई। उस बात की शिकायत करने के लिए जब उसके परिवार के लोग, जब जगना थाना पड़ता था और दतिया ज़िले में चूँकि अब चला गया है, जब उसके परिजन के रिपोर्ट डालने गया तो उस समय उसको दबा करके उसको रिपोर्ट डालने से मना कर दिया। मैं दतिया में पढ़ता था, गांव आया हुआ था, तो चूँकि मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि एक इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं उसके परिजनों को लेकर के थाना गया, उसकी रिपोर्ट डलवाने का काम किया। और उस दिन से मेरे मन में संकल्प आया कि गांव का जो सरपंच है, गांव के सरपंच का दायित्व होता है कि लोगों के साथ न्याय करे। सरपंच ही लोगों के साथ अन्याय करेगा। उस बात से मेरे मन में ये भाव आया कि चूँकि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, और इस प्रकार के जो लोग राजनीति में हैं, इनको गांव की राजनीति से हटाना चाहिए। इसलिए मेरा पहला प्रवेश राजनीति में जो था, क्योंकि मेरा परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, उस घटना के बाद मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ, एक मन में उद्वेलना पैदा हुई। और उस घटना के बाद मैं राजनीति में मेरा आने का मन बना, और इसलिए मैं राजनीति में आया। राजनीति की शुरुआत आपका जैसा कहना है कि पंच से हुई है, उसके बाद सीधा आप जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़े हैं और जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उस दौरान ये कुछ संस्मरण हो, जनपद अध्यक्ष कैसे बने हैं आप, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, मैं जब ग्राम पंचायत का, जब पहली बार देश में पंचायती राज जो अधिनियम लागू हुआ, 1973वां संशोधन जब लागू हुआ, जनपद पंचायत का मैं सदस्य बना, निर्विरोध बना। मेरे बड़े भाई गांव के सरपंच बने, वो भी निर्विरोध बने। उस समय चूँकि मेरा जो विकास खंड था, वहाँ विकास खंड की अध्यक्ष का पद हरिजन वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। मैंने अपने समर्थन से, अपने सपोर्ट से, चूँकि मैं उपाध्यक्ष बना, और मैंने अपने ग्रुप की जो है एक महिला को, जो हरिजन वर्ग की थी, उसको अध्यक्ष बनाया। किसी कारणवश उस महिला को पद से हटा दिया गया, और फिर मैं जनपद का अध्यक्ष का प्रभार भी रहा। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव हुआ, तो मुझे कररा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और मैं एमएलए बना। और एमएलए बनने के बाद में फिर मैंने अपने पद से इस्तीफा, जनपद पंचायत से इस्तीफा दिया। इसलिए मेरा राजनीति, जो जनपद पंचायत का क्षेत्र की राजनीति का क्षेत्र था, मैं निर्विरोध सदस्य बना, और हरिजन वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण अपने गुट की महिला को मैंने अध्यक्ष बनाने का काम किया। और एक आगे राजनीति बढ़ने का वो अवसर था जनपद पंचायत का क्षेत्र, जहाँ मुझे वो अवसर देखने को मिले, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुझे मिलने का मौका मुझे मिला। और इसी दौर में धीरे धीरे मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया। उस बीच में मैं कररा मंडी का डायरेक्टर भी रहा। विधायक आप पहली बार जब बने यहाँ कररा से, भगवत सिंह के बाद शायद आपको टिकट मिला था उस दौरान, तो ये टिकट विधायकी का जो मिला है, इसके पीछे क्या श्रेय मानते हैं? राजनीति में सीधा जनपद सदस्य और सीधा एकदम विधायक के पद पर पहुंचना, तो ये थोड़ा कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। देखो, मैं जनपद पंचायत का जब अध्यक्ष था, उस समय मेरा एक बहुत लगाव था कि पार्टी का काम भी, जो पार्टी के सदस्यता अभियान से लेकर कोई पार्टी का जब काम होता था, मैं खड़े होकर के उस बैठक में बोलता था कि जो काम कोई नहीं कर सकता, जो काम के लिए कोई नहीं जा सकता, रणवीर रावत उस काम के लिए जाएगा। उस समय बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग नहीं थे, सड़कें नहीं थी, लेकिन सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम को उस गांव से पूरा करके लाना, और पूरी ईमानदारी से करके लाना, रात्रि विश्राम वहाँ करना। बड़े बड़े जो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के होते थे, यदि मुझे जिम्मेदारी संगठन ने दी है, तो मेरा ये प्रयास होता था कि वो कार्यक्रम चर्चा का विषय बने, व्यवस्थित बने। और धीरे धीरे जब 3-4 कार्यक्रम हमारे, जब सरकार थी, पटवाजी की सरकार थी, ऋण मुक्ति कार्यक्रम में पूरे देश में, प्रदेश में चलाया गया। कररा विकास खंड में, कररा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा ऋण मुक्ति कार्यक्रम का प्रमाण पत्र बांटने का काम मेरे गांव में हुआ। उस कार्यक्रम को मैंने बड़े ढंग से उसको आयोजन किया, और उससे पूरे क्षेत्र के किसानों को वहाँ
हमारे जो माननीय विधायक थे भगवत सिंह जी, प्रशासन के लोग थे, चर्चा का विषय बना कि कार्यक्रम की आयोजना कैसे की जाती है, संगठन के काम को नीचे ले जाकर भी ईमानदारी से कैसे किया जा सकता है। इसलिए जब जिले में हमारी पार्टी की जब बैठकें हुई तो उस समय मुझे सम्मानित करने का भी पार्टी ने काम किया कि हमारे सामान्य कार्यकर्ता जो हर उस काम को करने के लिए कहता है कि जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नज़रों में मैं चढ़ा और मेरे मन में ये भाव आया कि मैं क्यों विधायक का टिकट नहीं मांग सकता, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से भी करेरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। सभी इस पार्टी के लोगों का भी एक मुझे स्नेह था, सबका मेरे प्रति एक स्नेह था और मैंने सबसे पहले टिकट मांगा। उस समय मुझे टिकट नहीं दिया। भगवत सिंह जी क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता थे, बहुत अनुभवी नेता थे, उनकी मृत्यु के बाद, वो दुखद मृत्यु थी, उनके बाद पार्टी ने मुझे, जब हम लोग पार्टी के टिकट मांगने गए तो इस क्षेत्र के अधिकांश कार्यकर्ता, जो उसमें हमारा शक्ति केंद्र हुआ करता था, 80% कार्यकर्ता मेरे पक्ष में थे और पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए मुझे टिकट दिया। मेरे लिए शायद एक तरह से आश्चर्य था कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो पटवा जी और आदरणीय मोघे जी उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे, जब ग्वालियर में रायशुमारी हुई और क्षेत्र के कार्यकर्ता जब वहाँ गए तो मुझे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की राय के बाद में जो हमारे नेतृत्व थे करता थे, उन्होंने मुझे हल्का सा संकेत दिया कि आप काम करते रहो, लोगों से मिलते रहो, जनता से संपर्क करते रहो। जब मुझे टिकट मिला तो मेरे लिए, मेरे साथ जीवन का सबसे बड़ा सुखद क्षण था कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मेरा कोई पृष्ठभूमि नहीं थी राजनीति की, मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन ने मुझे विधायक के पद का टिकट दिया, मुझे उम्मीदवार बनाया और क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताने का भी काम किया। उसमें डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था पूरे अंचल में। डकैत समस्या को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए। उन डकैतों के कारण सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों के साथ बहुत अन्याय पुलिस ने भी किया उस बात को लेकर ही, और कई बार फर्जी मुठभेड़ के नाम पर भी दिग्विजय सिंह के दौर में बहुत सारे लोगों को मौत की घाट उतारा गया। उन बातों को लेकर भी, चाहे हम दिनारा में के घटनाक्रम की बात करें, अभी दबरा जो हमारे गांव पड़ता है आपका ग्वालियर के पास में, वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी, उस बात को लेकर भी लंबे समय तक हम लोग धरना आंदोलन करते रहे। और मध्य प्रदेश की विधानसभा जब सत्र चलता था, शून्यकाल जब प्रश्नकाल होता तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के मैं मुखर रहता था और मेरा उस समय पूरे कार्यकाल में हमारा एक प्रयास था कि दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से कानून का राज नहीं बचा था, समांतर सरकार इस प्रदेश, इस पूरे क्षेत्र में डाकू की चलती थी, उसको लेकर एक बड़ा लंबा संघर्ष हमारा रहा और उसी का दुष्परिणाम था कि जब अगली बार जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में चूंकि मेरे समाज का एक डकैत हजरत अलावत हुआ करता था, रामाऊ गुड़रिया भी उस दौर के डकैत हुआ करते थे और उसको लेकर सामाजिक दृष्टि से उसको समाज में उसको लोगों ने देखा। और दूसरा जब चुनाव हुआ कि प्रत्याशी के रूप में लाखन सिंह बघेल प्रत्याशी थे और नरवर बेल्ट में जो 28 मतदान केंद्र थे, बाद में रामाऊ गुड़रिया के गिरोह के लोगों ने 4 समूह बना करके रातों रात उन मतदान केंद्रों को प्रभावित करने का काम किया और एक बड़े अंतर से मैं उन 28 मतदान केंद्रों पर मैं हारा। उन क्षेत्र में 2 मतदान केंद्र ऐसे थे जो रावत बावल थे, उन मतदान केंद्रों में जीता और उस चुनाव परिणाम के बाद में उन 2 मतदान केंद्रों पर मेरे जो मतदाता एजेंट थे उनको रामाऊ गुड़रिया गिरोह ने अपहरण किया। उन्होंने कहा कि हमारे समझाने के बाद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को, रणवीर रावत को वोट दिया है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उस 8 हमारे जो है 4 मेरे जो एजेंटों को जो है रामाऊ गुड़रिया उठाकर ले गया। 1.5 महीने बाद उनको छोड़ा गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। तो एक दूसरे चुनाव में जिस प्रकार से डकैतों के कारण, डकैतों के वातावरण के कारण वो चुनाव में मेरे को पराजय मिली। हजरत रावत की तरफ से आपको भी ऑफर आया था कि भाई साहब कहीं ना कहीं हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन उस दौरान आपने उसको नकारा था और कहीं ना कहीं आपका ज़मीर ये कहता था कि नहीं, हम इस राजनीति के क्षेत्र में इस तरह का लाभ नहीं लेना चाहेंगे। तो ये कैसे आपने उस चीज़ को नकारा? निश्चित तौर पर जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया वो विषय भी वो मेरे सामने आया था और चूँकि मैं हमेशा राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, अपराधी किस्म के लोगों का सहयोग नहीं होना चाहिए, मुझसे भी प्रयास किया गया। और एक बार जब मैं प्रचार के दौरान क्षेत्र में था और शाम को अंधेरा होने वाला था
हजरत रावत के लोगों ने उसने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया। मैं मेरे पास सुरक्षा कर्मी थे, गार्ड थे। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं करूँगा। और इसके बाद में 4 दिन बाद वो डकैत मेरे गांव में, मेरे बड़े भाई साहब जो गांव में रहते हैं, 2-2:30 बजे करीब ट्रैक्टर से आया और उसने दरवाजे खुलवा करके कहा कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा भसला के आसपास का जितना नदी किनारे का जो एरिया है, कोई वोट डालने नहीं जाएगा, सारा हम बूथ के चुन कर लेंगे। और दूसरे दिन मेरे बड़े भाई गांव से मेरे पास आए कि हजरत रावत रात में मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा हमको किसी प्रकार का समर्थन नहीं लेना है, और मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमको डकैतों के समर्थन से चुनाव नहीं जीतना है। ये बात सही है कि राजनीति में लोग हर प्रकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इस सिद्धांत का व्यक्ति नहीं हूँ, आज भी नहीं, उस समय भी नहीं था। और ये बात सही है आपने जिस बात का जिक्र किया कि मेरे को इस प्रकार का सहयोग करने का ऑफर था, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता था कि आज ये डकैतों के सहयोग से मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित तौर पर मुझे कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर के उस अन्याय का समर्थन भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस बात को नकार दिया था। वो अलग बात है कि उसका दुष्परिणाम उसका ये हुआ कि मैं चुनाव हारा। विधानसभा में जब आप पहुंचे पहली बार, जैसे कि आप सबसे कम उम्र के विधायक उस समय थे, तो उस टाइम के क्या अनुभव था, कैसी फीलिंग आपके अंदर थी? क्योंकि वहाँ जो विधायक थे वो काफ़ी सीनियर रहे होंगे आपसे, और आप पहली बार विधायक पहुंचे, सबसे कम उम्र के विधायक थे। निश्चित तौर पर जब सत्र प्रारंभ हुआ नहीं था, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, जब मैं विधानसभा में सदस्यता का फॉर्म देने गया, अपना जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र था वो जब देने गया, सदस्य सुविधा जो केंद्र है वहाँ पर विधायकों को रेल के ऊपर मिलते हैं और सुविधाएं मिलती हैं। जब गया मैं जोधपुरी सूट पहन कर गया था, उस समय था कि कर्मचारियों को भरोसा नहीं हुआ कि ये विधायक है, लोगों को लगा कि जो ये अधिकारी है। और जब एक बार तो मुझे जिक्र है, हमारे भैया जी तिवारी हमारे पत्रकार थे, उसमें उनकी एक्सीडेंट हो गया था, बीमार थे गंभीर रूप से। मैं ट्रेन शताब्दी से जा रहा था, तो मेरा विधान सभा का जो विधायक का जो परिचय पत्र होता है वो मेरे से कोर्ट के अंदर जेब में चला गया। जब मैंने अपना वो टिकट जब दिखाया, चूँकि वो कूपन में जारी हुआ था, रेल का जो टिकट चेक करने वाले अधिकारी थे उनको भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा ये विधायक के कूपन पर फर्जी यात्रा कर रहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं विधायक हूँ। और मुझे अब ध्यान में आया कि मैंने वो अपना परिचय पत्र कोर्ट के अंदर की जमा डाल दिया। जब मैंने उनको वो दिखाया तो उन्होंने मुझसे क्षमा भी मांगी। मेरे को चूँकि आपकी उम्र देख करके और आपका लिबास देख करके लगा कि आप विधायक नहीं हैं। लेकिन सदन का अनुभव था, सदन में भी मुझे जब मैं नया था और कम उम्र का था, संजीव शाह एक हमारे विधायक हुआ करते थे, वो मेरे से 2 महीने छोटे थे। छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद में फिर मैं मध्य प्रदेश का उस समय का सबसे कम उम्र का विधायक था। लेकिन सदन में भी सदन के हमारे जो स्पीकर थे तिवारी जी थे, हमारे उपाध्यक्ष रोहाणी जी थे, सदन में जब हम बोलते थे तो रोहाणी जी का भरपूर हम लोगों को समर्थन मिलता था कि हमारा नए विधायक बोलना है, युवा विधायक बोलना है। मेरा हमेशा ये प्रयास था कि जब भी सदन में कोई प्रश्न किया जाए, कोई बात रखी जाए, तो उस बात को शालीनता के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखी जाए। और जब भी मैं प्रश्न में पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब लेता था माननीय अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी से, तो मेरे हर अनुरोध को स्वीकार किया जाता था और मुझको बोलने का भी अवसर दिया जाता था। मैंने सदन में कई बार विपक्ष के नाते कई विषयों पर ओपनिंग जो भी की है, मैंने एक तरह से भाषण के बहुत सारी जो ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की थी, अटल जी की थी, उन्होंने राज्य सरकार के श्रेय लेने का काम किया। तो मैंने उस समय कहा था कि गाड़ी बैल पटेल की, बंदे की ललकार, सरकार योजनाएं केंद्र सरकार की, अटल जी की, ये पैसा केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य की सरकार को ये बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार की योजना है, इसको हमको ठीक ढंग से इसको लागू करना है। तो सदन में जब भी बोलता था, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिलता था। सदन के विपक्ष के जो लोग आज कांग्रेस में हैं, पिछली बार सरकार में थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में अधिकांश जो माननीय मंत्री हैं वो मेरे साथ के हैं। तो आज भी मेरे ऊपर ये रहता है कि जब भी मैं किसी माननीय मंत्री के पास जाता हूँ तो वो इसमें आज भी मेरे ऊपर उनका रहता है। व्यवहार जो है ना, वो आधार है राजनीति का। राजनीति जो व्यवहार का खेल है, और इसलिए मेरी स्वभाव को लेकर के मेरा अनुभव जो रहा है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं उस समय भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मुझे भरपूर स्नेह मिलता है, भरपूर उनका समर्थन भी रहता है और उनका ये प्रयास रहता है कि मैं और आगे बढ़ूँ। तो ये मेरे लिए खुश किस्मती है होता है। एक दौर ऐसा आया था मध्य प्रदेश की राजनीति में जब उमा भारती सीएम थी और उमा भारती को सीएम की कुर्सी त्यागना पड़ी थी। उस समय बहुत सारे नेता थे जो उमा जी के साथ चले गए थे और आपकी जो गिनती है वो भी उमा भारती समर्थकों में मानी जाती थी।
लेकिन वो एक ऐसा समय था कि आपने निर्णय लिया, आप थमे, उमा जी के साथ नहीं गए, बीजेपी में जहाँ की तहाँ रहे हैं। उस टाइम कैसा महसूस किया और इसके पीछे आगे क्या आपको देखने को मिल रहा था कि वो राजनीति का आगे जो भविष्य है वो उमा भारती के साथ जाने में था या भाजपा के साथ रहने में था? देखिए, मूलतः भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी देश का वो दल है जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ। जनसंघ से लेकर 97 तक जनता जनसंख्या के रूप में हम रहे, और 80 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का विभाजन नहीं हुआ। इसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर काम करती है और कार्यकर्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी का हमारा दल है। निश्चित तौर पर उमा जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे। उनका बहुत लगाव मेरे ऊपर उस समय भी रहा, आज भी रहा। लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाक्रम घटा, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता था, संगठन का जो निर्देश उस समय मिलता था, मेरी उस समय उतनी समझ नहीं थी, तब भी मैं ये मानता था कि पार्टी की संगठन जो लाइन है वो हमारे लिए सर्वोपरि है कार्यकर्ता के नाते, और इसलिए मेरे को लगा कि मुझे पार्टी के साथ रहना चाहिए। उस समय इस प्रकार की बातें निकल के आती थी। मुझे ध्यान है जब उमा जी एक बार दतिया प्रवास पर आई और जब पार्टी गठन हुआ, जिले के हमारे कुछ नेता उनके साथ गए। उस समय पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने मुझसे बात करने का प्रयास किया कि आप मेरी एक्टिविटी को देखने का काम किया। मेरे घर पर आया तो मैंने कहा कि आप क्यों आए हैं। मेरे को मन में शंका हुई कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की निगरानी करने का काम कर रहा है। तो मैंने कहा मैं इस विचारधारा का नहीं हूँ, उनके प्रति मेरा सम्मान आज भी है, वही रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसलिए मेरा निर्णय वो उस समय वो था, वो सही निर्णय था। राजनीति में देखा जाए तो कई उदाहरण ऐसे भी हैं। कररा की अगर बात करें तो जितने लोग यहाँ विधायक रहे हैं, आगे वो अपनी राजनीति को बरकरार नहीं रख सके या अपने कद को नहीं बढ़ा सके, लेकिन आप उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने कि अपने कद को या अपने स्तर को लगातार अप किया है। बीज निगम के उपाध्यक्ष का पद की बात करें या प्रदेश में संगठन की बात करें, जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष का पूरा दायित्व आपको पूरे प्रदेश का मिला है, और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले आपको जो है प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। तो क्या कहेंगे, ये जो लगातार प्रगति आपकी हो रही है, इसके पीछे का राज क्या है? नहीं, कोई राय नहीं। मैं ये हमेशा ही मानता हूँ कि हम जिस विचारधारा को लेकर अपनी पार्टी में काम करते हैं, उस विचारधारा के पीछे हमको काम करना चाहिए। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा से हमको नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि दूसरी बार जब चुनाव हुआ, मैं चुनाव में हारा, उसके बाद में ये क्षेत्र रिजर्व हो गया, क्योंकि संगठन के प्रति मेरा हमेशा एक लगाव रहा। संगठन काम करने में मुझे हमेशा एक अच्छा अनुभव होता था, और ये पार्टी के नेतृत्व का ये मैं एहसानमंद हूँ कि सबके बावजूद भी मुझे लगातार पार्टी ने संगठन में मौका दिया। मैं प्रदेश में किसान बीज निगम के उपाध्यक्ष की भूमिका भी मैं रहा, राज्य मंत्री का दर्जा माननीय शिवराज जी ने उस समय दिया। उस समय मेरा प्रयास होता था कि मैं बीज निगम में उपाध्यक्ष जरूर, लेकिन मेरी भूमिका संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मेरा प्रवास करने की मेरी हमेशा प्रवृत्ति रही। पार्टी ने मुझसे खुद ही कहा कि आपको जिलाध्यक्ष की भूमिका में आना चाहिए, तो मैं जिलाध्यक्ष का दायित्व भी मैंने निभाया। 7 वर्षों तक रहा, और 7 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के रूप में हमारी भूमिका एक सामंजस्य की भूमिका, सब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का मौका देना, नए लोगों को आगे जोड़ना, और अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए संगठन में एक समन्वय की भूमिका बनाते हुए हमको काम करना, उस काम को भी मैंने निभाने का काम किया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किसान मोर्चे के जब अध्यक्ष बनाया, तो मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि पार्टी जब कोई जिम्मेदारी देती है तो उस पर खरे उतरना, अपेक्षा पर खरे उतरना, और ये मन में भाव होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करके जाएं जो चर्चा में रहे। किसान मोर्चे के रूप में जब मैंने काम किया तो कई बार भारतीय जनता पार्टी में ये देखने में आता था कि युवा मोर्चा के बाद और मोर्चे महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आज देश में जिस प्रकार से किसानों को लेकर, किसान को बीच में रख कर के देश में राजनीति का जो दौर चालू हुआ है, 4 वर्षों में किसान मोर्चे के माध्यम से मैंने मध्य प्रदेश में हमारे सभी साथियों के साथ में किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, नीचे जाकर प्रवास करना, किसान मोर्चे की पूरी टीम को इस बात का एहसास कराना कि हमारी भूमिका किसानों के क्षेत्र में काम करने की है, तो सरकार की योजना का लाभ किसानों को ठीक ढंग से मिले उसका प्रचार करना, और किसानों की जायज़ व्यवहारिक कठिनाइयों को सरकार तक लाकर उसको समाधान कराना। लेकिन मेरा ये सौभाग्य था, जब जब किसानों को मुद्दों को लेकर के माननीय शिवराज जी को और हमारे अध्यक्ष जी को जब हमने बताया,
तो माननीय शिवराज जी का किसानों के प्रति जो उदारता है, उनके मन में किसानों के प्रति चिंता है, बहुत सारे ऐसे निर्णय मध्य प्रदेश में हुए जो मेरे अनुरोध पर हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विश्वास था कि यदि मैं कोई बात कह रहा हूँ तो वो ज़मीनी बात कह रहा हूँ। कई ऐसे नीतिगत निर्णय थे जो अव्यवहारिक थे। कई जिलों में किसी फसल का उत्पादन का जो एक मापदंड है वो ज़्यादा होता था, लेकिन अधिकारियों ने उसको कम कर दिया। सरकार ने भावांतर योजना चालू की, लेकिन सरकार का ये मापदंड होता है कि इस जिले में सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन इतना होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा होता है। जब ज़मीनी बात हमने की तो मुख्यमंत्री ने कहा जो एक बार आप अपने मोर्चे के लोगों से बात करिए, और मोर्चों के लोगों से बात करके, और मैंने कहा कि भाई जो होता है वो करिए। और जिस प्रकार से मैंने रिपोर्ट दी, मेरे सामने अधिकारियों को बुला करके सीएम साहब ने कहा कि जो हमारे मोर्चे के अध्यक्ष ने कहा है ये ज़मीनी रिपोर्ट है, इसलिए सारे पिछली बार के जो आपके मापदंड का जो स्तर उसको ख़त्म करिए। बाद में इस प्रकार के हमने किसान सम्मान एक यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चलाई। उसके माध्यम से हमने प्रदेश में 5.5 लाख किसानों को सम्मान करने का काम किया। वो ऐसा कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में, जब मंदसौर का जो आंदोलन हुआ, मंदसौर के आंदोलन में जिस प्रकार से विरोधी पार्टियों ने उस किसान आंदोलन की आड़ में जिस प्रकार से प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम किया, सरकार को बदनाम करने का काम किया, उसके बाद में मुझे लगा कि किसान मोर्चे को किसानों के बीच में जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पूरा समर्थन दिया। माननीय विधायकों के साथ हम लोग हर विधानसभा में गए, किसानों के बीच में बात को रखा, किसानों का सम्मान करने का काम किया। एक ऐतिहासिक वो कार्यक्रम हमारा किसान मोर्चे के रूप में था। और इस बात को, उस कार्यक्रम को लेने के बाद में हमारे प्रदेश के संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि मेरा जो काम करने का तरीका है वो ज़मीनी तरीका है। मेरा एक सोच है, वो ये सोच ये है कि संगठन जब कोई दायित्व देता है, पद तो आते और चले जाते हैं, पद पर रहकर उस जिम्मेदारी को एक तरह से चैलेंज के रूप में लेना है, उसको एक अवसर के रूप में लेना। पार्टी संगठन ने लाखों लाख कार्यकर्ताओं में यदि यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर कोई भरोसा किया है, हमारा ये धर्म होना चाहिए, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम संगठन के उस विश्वास पर खरा उतरें और ये कुछ ऐसा करके जाएं जिसको लोग याद करें। और इसलिए मैंने कहा कि संगठन में जब जब संगठन के हमारे नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, मैं उनका सदैव आभारी हूँ। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा जी ने, हमारे नेतृत्व ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में मानता हूँ कि मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, लेकिन अध्यक्ष जी का चूँकि विश्वास है, संगठन का विश्वास है, नेतृत्व का विश्वास है, आज मैं इस अपने आप को, इस बात को, उस पूरे घटनाक्रम को लेता हूँ कि ये मेरे लिए अवसर है। भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी कोई कितना बड़ा बना रहा है, लेकिन पहले वो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्तापन का भाव कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहता है कि हमेशा कार्यकर्तापन में रह करके संगठन के विश्वास को, संगठन के कामों को अपने लगन से, निष्ठा के साथ प्रवास के माध्यम से नीचे करते रहें। और इसलिए मैं इसमें लगातार प्रयास करता रहता हूँ। अच्छा, जिस तरह से कररा विधानसभा जब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई तो बहुत से सारी जगह ये देखा जाता है, जब सीट आरक्षित हो जाती तो नेता इधर उधर आसपास की सीट पे पहुंचते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आपका कभी मन ऐसा नहीं किया कि कररा आरक्षित हो गई तो हम आसपास की किसी विधानसभा में पहुंचे, वहां से अपनी किस्मत आजमाएं, वहां से चुनाव विधानसभा का लड़ें? क्योंकि एक बार कहीं सुनने में आया था कि भितरवार जो विधानसभा सीट है वहां से आपका नाम भी चला था, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर राजनीति जब काम करते तो इस प्रकार के मन में भाव पैदा भी होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम करने का अवसर होता है वो उसका एक अपना एक अलग महत्व होता है। मेरे साथियों ने और काफ़ी लोगों ने कहा कि हमको कहीं प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भितरवार विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ के जातिगत समीकरण और लोगों से मेरा संपर्क भी है। पिछली बार प्रदेश के हमारे जो संगठन के नेता थे, हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनसे एक अनौपचारिक बातचीत करते मैंने कहा था कि मेरा मन है कि भितरवार से यदि संगठन मुझे टिकट देगा तो संगठन का ऐसा निर्देश भी था कि एक बार वहाँ जाकर के आपको लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। देखते हैं तो उस दृष्टि से मैं भितरवार क्षेत्र के चुनाव की दृष्टि से भी मैंने प्रवास किया, मैं लोगों के बीच में गया और मैंने उसमें आज भी मैं जीवंत संपर्क में अभी आज भी रहता हूँ। लेकिन संगठन की अपनी निर्णय करने की प्रक्रिया है। संगठन को लगा कि वहाँ पर हमारे अन्य किसी कार्यकर्ता को लड़ाना है। जब मुझको संदेश दिया गया कि रणबीर जो है आप जिस प्रकार से वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अनुकूलता नहीं बन पा रही है, कुछ संगठन के सामने और विषय भी हैं, हमको किसी और को लड़ाने का निर्णय हमारा हो चुका है, इसलिए मैंने कहा, मैंने सहज स्वीकार किया। और मेरे मन में कोई भाव नहीं था जब अनु मिश्रा जी वहाँ से चुनाव लड़े
अनूप जी का जब फोन आया तो पूरी ईमानदारी से अनूप जी को जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए मैंने प्रयास किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो निर्देश है उसको अच्छा सा पालन करना, प्रयास करते रहना, लेकिन निराश नहीं होना और संगठन के निर्देश के अलावा कुछ नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि आज भी मेरी इच्छा रहती है कि पार्टी कहीं से मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का निर्देश, हर निर्देश मानने की मानसिकता में रहता हूँ। और इसलिए आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चूँकि संगठन का काम दिया, इसलिए संगठन का काम मुझे आगे करना है, माननीय अध्यक्ष जी के विश्वास पर खड़ा करना है। इसलिए मेरा जो फोकस है वो संगठन के काम का है। राजनीति में आप खुद आए हैं और एक आपने बहुत ऊंचाइयां भी राजनीति में पाई हैं, यहाँ के कर्रा का जो अभी तक इतिहास रहा राजनीति का। साथ में आपने अपने परिवार को भी राजनीति में ले जाने का प्रयास किया। अगर बात करें, नरवर जनपद में आपके भाई जनपद अध्यक्ष रहे हैं, कर्रा कृषि उपज मंडी में आपकी पत्नी मंडी अध्यक्ष रही हैं, तो इन सबको राजनीति में ले जाने के पीछे क्या मंशा रही है? देखिए, राजनीति में चूंकि मैं विधायक था, विधायक के न रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा मुझे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर माना है। और आज भी पार्टी मुझे एक तरह से यहाँ पर एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में, जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मानती है। हमारे अंचल में चूँकि ये जो जो संस्थाओं के चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत के मंडियों के चुनाव होते हैं, मूलतः पार्टी ये तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि इंडायरेक्ट चुनाव होते हैं, लोगों का चूँकि मेरे प्रति स्नेह था और लगातार जब ये बात ध्यान में आई कि चूँकि अब आप विधायक नहीं बन सकते, राजनीति में लोगों का सेवा का माध्यम, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक सेवा का जो तरीका होता है, तो कई बार ये मन में आया कि चूँकि विधायक ना होने के कारण प्रशासनिक जो स्थितियाँ होती हैं, जनपद पंचायत का एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें बहुत सारे लोगों के काम उस संस्था से पड़ते हैं। मैं जनपद अध्यक्ष बना, इसके बाद में राजेंद्र रावत, क्योंकि मेरे भाई जैसे थे, मेरे साथ थे, वो जनपद अध्यक्ष रहे। उसके बाद मेरे छोटे भाई रामस्वरूप रहे, उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष रही। लगातार हम लोग 4 बार उस संस्था पर हम अध्यक्ष रहे। मंडी करा, मेरी पत्नी भी मंडी अध्यक्ष थी, लेकिन मैंने कहा कि एक क्षेत्र की जनता का ये लगाव रहता है कि हम विधायक के रूप में ना सही, लेकिन किसी न किसी रूप में उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहा है। और उस राजनीति में मेरे परिवार का आना मतलब उस जनता का एक स्नेह और उनका आशीर्वाद है कि वो ये चाहते हैं कि मैं उनके रूप में उनके पीछे बना रहूं किसी न किसी रूप में। और इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि इन संस्थाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा कर सकते हैं, और वो उस सेवा का कामना करने का काम किया। इसलिए राजनीति में मेरा लाने का, मेरे परिवार का आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जनता का एक भाव था, जनता का स्नेह के कारण ही, क्योंकि वो चाहते मैं किसी न किसी रूप में उनके बीच में एक जनप्रतिनिधि रूप में बना रहा हूँ। अब विधायक के रूप में ना सही तो इस रूप में सही। अब वर्तमान में देखा जाए, राजनीति का परिदृश्य कुछ बदल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग राजनीति में वो आ रहे हैं जिनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम राजनीति में आगे बढ़ाना है। तो आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति में आने के लिए? देखिए, राजनीति में ये बात सही कि जो वर्तमान दौर है ये अर्थयुग का कई बार हमको प्रभाव देखने को मिलता है। मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जब हम काम करते हैं तो हमारे मन में हमेशा जनता की सेवा का भाव होना चाहिए। हमारा सैद्धांतिक राजनीति का एक हमारा चरित्र भी होना चाहिए। राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप पद पर आते हैं तो बहुत से लोग आपको घेरने का काम करते हैं, जो जिनको आपसे मात्र अपना उल्लू सीधा कराना होता है, अपना काम कराना होता है। और कई बार उनके प्रभाव में आकर के हम अपने मूल चरित्र को, अपने मूल काम को भूल जाते हैं और उनकी बातों में आकर के अपने राजनीतिक जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तात्कालिक समय तो लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देखती है, जनता हर चीज़ में नज़र रखती है। इसलिए बहुत स्पष्ट मन होना चाहिए कि हम राजनीति में आए तो जन सेवा के लिए आए। ये बात भी सही है कि चूँकि राजनीति में हमको लगातार काम करना तो बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं। उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में काम करते समय हमको धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन धन कमाने का तरीका भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अनैतिक काम नहीं होना चाहिए। मैं चूँकि मूलतः किसान हूँ, उसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। चूँकि मैंने ठेकेदारी का काम भी किया है, तो किसी न किसी दूसरे तरीके से जो एक ऐसा काम हो सकता है जिसमें हम कोई आरोप नहीं लग सकता, तो उसके माध्यम से हम पैसा भी आवश्यकता के अनुसार उसको अर्जित करें। लेकिन राजनीति में एक तरह से भ्रष्टाचार जैसे काम से हमें बचना चाहिए, और हमेशा ये ध्येय होना चाहिए कि जनता सब देखती है। मैं मानता हूँ कि आज 25 साल मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में हो गए हैं,
क्षेत्र की जनता का मैं एहसानमंद हूँ कि आज तक उनका विश्वास भले ही चुनाव के परिणाम के आते हों, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो आज भी मुझे वही स्नेह लोगों को मिलता है। और मैंने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा कि स्वच्छता और आदमी का व्यवहार और चरित्र ये हमेशा रखना चाहिए। जनता हमारे लिए सब कुछ है। मैं ये जीवन में मानता हूँ कि विधायक मैं भले ही एक बार बना, मैं हमेशा कहता हूँ, मानता भी कि मैं इस क्षेत्र की जनता का जीवन भर तक ऋणी हूँ। मेरा ये धर्म होना चाहिए, मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बना करके आज इस स्तर पर पहुँचने का काम किया, तो जीवन पर्यंत मैं उस जनता का ऋणी हूँ। मेरा ये भाव होना चाहिए। इसलिए जनता के प्रति समर्पित रहना, अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना और परिश्रम की पराकाष्ठा करना। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन मेरा आज भी प्रयास रहता है कि संगठन का काम करें तो हम जितना ज़्यादा प्रवास करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, तो हमको खुद को सीखने को मिलेगा। नीचे की ज़मीनी जो हकीकत क्या है वो भी हमको ध्यान में हमारे आएगी, और ज़मीनी रिपोर्ट जब आपके पास आएगी तो हमारे संगठन के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, चाहे वो हमारे सरकार के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, जब उस बात को रखेंगे तो उस बात में चूँकि ज़मीनी होगी, सच्चाई होगी, आपकी बात को वहाँ वजन भी मिलेगा और उसके कारण आपका मन भी बढ़ेगा। इसलिए राजनीति में एक जनता के प्रति हमारा संकल्प सेवा का भाव होना चाहिए, जनता के प्रति नम्रता का भाव होना चाहिए, और जनता के प्रति वो ये भी ध्येय होना चाहिए, जनता सब जानती है। जनता की बात जहाँ तक आई है तो राजनीति में अगर बात करें तो सबसे बड़ा टास्क होता है जनता को संतुष्ट करना, क्योंकि जिन लोगों ने आपको चुना है उनकी अपेक्षाएं भी आपसे होती हैं और होना भी चाहिए। तो सभी लोगों को संतुष्ट भी एक नहीं किया जा सकता, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीति में। देखिए, राजनीति में ये बात सही है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैंने कहा राजनीति में चूँकि 25 वर्षों से तो एक व्यक्ति का एक हवामंडल होता है। अगर जनता में ये संदेश आप जा सकते हैं कि मैं गलत काम के लिए भी उसका सपोर्ट करूँगा, मैं किसी प्रकार भी एन कैन प्रकार गलत काम के लिए उसको संतुष्ट करने का काम करूँगा, या मैं चुनाव के पहले या अपना कोई काम कराने के लिए उनको अनाप शनाप वादे करूँगा। इसलिए हमारा एक चरित्र होना चाहिए, एक विश्वास जनता के बीच में होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। चुनाव के बीच में जाते हैं तब भी हम वही बात कर रहे हैं जो चुनाव के बाद जिस प्रकार से हम जनता से व्यवहार करते हैं। जनता के बीच में काम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक बार झूठ बोल करके अपना एक बार काम निकाल सकते हैं। हमको यहीं रहना, जनता के बीच में रहना, इसलिए हर वो ईमानदारी का बात करना और हर वो आश्वासन देना जो हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन में हमेशा वो काम किया। आज भी मेरे साथ काफ़ी लोगों का जुड़ाव रहता है, मेरे पास आज भी आते हैं। मेरे जीवन में कभी वो क्षण नहीं आया किसी व्यक्ति ने मुझ पर दबाव बना करके कहा कि आपने ऐसा बोला था, आपने हमसे ये काम कर लिया, आपने हमसे ये काम करा लिया, ये कर। इसलिए एक हमारा एक रिकॉर्ड होता है, हमारा एक विश्वास होता है, हमारा एक चरित्र होता है कि हम हर समय वही बात करें जो हम कर सकते हैं। हम वही विश्वास जनता को दें जो व्यवहार, जनता का जो व्यवहारिक काम है, जनता के साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है उसको, उससे अन्याय से उसको छुटकारा दिलाना। हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं आपने देखा होगा कि मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता पार्टी के लोग मुझसे कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि मैं कोई गलत काम के लिए उनके लिए बोलूँ। वो जानते कि गलत काम के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, 19-20 कोई बात ऐसा होती जो हम कर सकते हैं, इसमें किसी को परेशानी नहीं होती, मैं उस काम के लिए प्रयास करता हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को ढंग से ढाल के रखा कि कभी भी मेरे से कोई गलत काम की उम्मीद नहीं रखे, और उसके लिए मैंने अपने आप को भी अपने जीवन में ये प्रयास किया कि मैं भी कोई ऐसा काम नहीं करनी। तो होता क्या, राजनीति में हम दुनिया को उपदेश तो देते हैं और वो काम स्वयं नहीं करते, इसलिए खुद को ढालते हुए। और मैंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी ये बड़ा विश्वास मेरे ऊपर है कि कभी भी वो गलत काम के लिए दबाव नहीं बनाना। जनता भी मुझसे वही चाहती है जो व्यवहारता में हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जनता, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, जो काम नहीं हो सकता, मैं विनम्रता के साथ उनका आग्रह कर लेता हूँ, जनता संतुष्ट होकर जाती है। जो काम हो सकता है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में कभी इस प्रकार का कोई घटना कभी नहीं घटा कि जनता मेरे से कोई नाराज़ होकर गई हो या मेरे साथी कार्यकर्ता कभी मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैंने अपने आप को ढंग से कहा कि जो व्यवहारिक है वही होगा, जो सही है वही होगा। तो ये हमारे साथ थे रणवीर सिंह रावत, विधायक ही हो, जनपद अध्यक्ष ही हो या पंच की बात हो, इन्होंने आज पंच के स्तर से लेके और प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। अगली एक मुलाकात में नई शख्सियत के साथ
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करराल से।